नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज बीजेपी विधायक की बैठक से पहले संसदीय बोर्ड की बैठक, केंद्रीय पर्यवेक्षक का होगा ऐलान। शाम को 48 नवनिर्वाचित विधायक चुनेंगे अपना नेता। कल रामलीला मैदान में शपथ लेगी नई सरकार। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला पदभार। कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम है मतदान। जनवरी 2029 तक का है ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज। जन्मस्थली शिवनेरी किले में हुआ भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा। यूक्रेन पर रूस अमेरिकी वार्ता के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर। जेलेंस्की ने कहा, किसी भी वार्ता में यूक्रेन को किए जाए शामिल, तो वहीं ट्रंप का तंज, पहले क्यों नहीं रोका युद्ध। और आज से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। कल दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से शुरू करेगा भारत अपना अभियान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त की जो बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पे सरकार गठन को लेकर जो हलचल है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार ये जो दौर है बैठकों का, ये भी चल रहा है। और आपको बता दें, अब ये जो हलचल है और इसमें तेजी आ रही है। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी शाम में, लेकिन उससे पहले खासतौर से अगर देखा जाए तो विधायक दल से पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। माना जा रहा है अब से कुछ देर बाद ये बैठक हो सकती है, जिसमें न सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की जाएगी और साथ ही साथ ये जो पर्यवेक्षक हैं ये शाम में होने वाली विधायक दल की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में आज बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। खासतौर से उससे पहले बीजेपी 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी, जो विधायक दल की बैठक में भी होंगे और उनकी मौजूदगी में ही जो नेता है विधायक दल का वो चुना जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। आखिर वो कौन होगा जो पीएम मोदी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने आखिर यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का वादा किया है। हालांकि सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें खासतौर से अगर बात की जाए रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, ये तमाम वो बड़े नाम जो कि सीएम की रेस में लगातार सुर्खियों में रहे हैं, चर्चाओं में रहे हैं और काफ़ी आगे। इसमें रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, ये नाम लगातार चर्चा में रहे हैं। इनके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा भी रेस में हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए सतीश उपाध्याय, आशीष सूद जैसे भी कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बड़े चेहरे हैं, उनका नाम भी लगातार इस रेस में बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा है इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। यानी सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है। बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीज़ों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीज़ों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीज़ों का निर्णय आएगा। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। तो रेखा गुप्ता जो कि कह रही थी कि राम राज्य की स्थापना होगी और रामलीला ग्राउंड में जो शपथ ग्रहण है इसकी तैयारियां चल रही हैं। जो यहाँ दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल माना जा रहा है कि 12:05 पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण दिल्ली के उपराज्यपाल
सामूहिक निर्णय होते हैं। कहीं मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे वो। और रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें इस दौरान 3 बड़े स्टेज हैं जो कि बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जो 3 बड़े स्टेज हैं उसके अलावा माना जा रहा है कि कई जो दिग्गज हैं वो इस दौरान नजर आएंगे। मुख्य स्टेज पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, इसके साथ साथ गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठेंगे। तो अलग अलग स्टेज जो हैं वो तैयार हो चुकी है। साथ ही दूसरा जो मंच है यानी दूसरी स्टेज, उस पर धर्मगुरुओं के बैठने की जगह होगी, अभी तक जो जानकारी मिली है। और साथ ही साथ तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं अंतिम चरण में। और कल 12:05 पर मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो दिलाई जाएगी। इस रेस की अगर बात की जाए, कई नाम इसमें शुमार, लेकिन कल दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे 12:05 पर। और इस दौरान रामलीला मैदान में करीब 30,000 लोग जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह भी बनेंगे। तो एक बड़े स्तर पर अगर देखा जाए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो कि लगभग अंतिम चरण में हैं, अलग से अगर देखा जाए जो 3 स्टेज इसमें बनाए गए हैं, तो यही वो हलचल जो कि लगातार चल रही है। अगर देखा जाए ना सिर्फ शाम में विधायक दल की बैठक, लेकिन उससे पहले संसदीय दल की बैठक जहां पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की जाएगी। और फिर जो तैयारियां चल रही हैं इस पर कल हम देखेंगे अंतिम रूप उसका, यानी किस तरीके से अलग अलग जो मंच यहाँ बने हैं, 3 मंच बने हैं। लेकिन सवाल अभी भी ज़रूर बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। उम्मीद यही है कि शायद शाम तक ये जो इस सवाल का जवाब जो है हमें मिल पाएगा। लेकिन किस तरीके से वो कौन सा नाम है जो कि इस रेस को जीत पाएगा, जैसे कि लगातार हमने आपको नाम बताए, ना सिर्फ रेखा गुप्ता की बात की जाए, विजेंद्र गुप्ता, इसके साथ साथ प्रवेश वर्मा। और ऐसे में क्या फिलहाल हलचल है ये जानेंगे। इसके लिए हमारे 3 संवाददाता राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से। उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ गिरीश निशाना और धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक से पहले जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो होनी है, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा और क्या सिर्फ जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम की इसमें घोषणा होगी या कुछ और भी घोषणा हो सकती है? देखिए, बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड होता है वो सबसे बड़ी बॉडी है जो फैसला करती है बड़े मामलों पर। और मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी भी एक मुहर उसी में लगती है और उसके बाद विधायक दल की बैठक में एक सहमति ली जाती है। तो संसदीय बोर्ड बीजेपी का फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। और उसमें हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम प्रमुख नेता शामिल होते हैं। और यही वो उस बोर्ड में कई फैसले लिए जाते हैं। जब भी कोई चुनाव में बीजेपी जीतती है उसके बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना हो, वो सब बातचीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नाम का ऐलान करते हैं। तो 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति देर शाम तक होगी और सीधे वो विधायक दल की बैठक में आएंगे, ये सूत्र में बता रहे हैं। और इसी संसदीय बोर्ड में नामों पर विचार हो जाएगा कि कौन दिल्ली की गद्दी संभालने जा रहा है, यानी कौन नया मुख्यमंत्री होने जा रहा है। और उस नाम पर मंजूरी ली जाएगी विधायक दल की बैठक में, यानी विधायकों से सहमति ली जाएगी, जो 6:30 बजे के बाद दिल्ली भाजपा कार्यालय में होगी। तो अब हम जानते हैं कि कल समय तय हो चुका है, तारीख पहले से ही तय थी, शपथ ग्रहण की न्योता जा चुका है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। और ये सस्पेंस शाम को 7 बजे के बाद खत्म होगा, जब विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर नया नेता चुना जाएगा। चलिए, बिल्कुल शैलेंद्र का मानना कि शाम 7 बजे तक जो सस्पेंस है खत्म हो जाएगा। गिरीश, आपका रुख करना चाहूंगा किस तरीके से, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक है उसके बाद क्या जो वो नाम है वो बाहर आएगा कि कौन आखिर राजधानी के सीएम पद का दावेदार है, कौन अब यहाँ पर सत्ता पर आसीन होगा?
देखिए मुकुल, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक रखी गई है। करीब 6 बजे के आसपास जितने भी 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं भाजपा के, वो इस 14 पंडित पंत मार्ग जो दिल्ली प्रदेश कार्यालय है वहाँ पहुँचेंगे और उनके स्वागत के लिए खास तौर पर दिल्ली भाजपा ने इसे फूलों से अच्छी तरह से सजाया है प्रदेश कार्यालय को, और उसमें साफ लिखा है। मेरे कैमरा सहयोगी अनिकेत दुबे से कहूँगा कि वे देर से दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं इसका जो गेट है, मुख्य गेट जो है दिल्ली प्रदेश कार्यालय का, जो भाजपा का 14 पंडित मार्ग, उसका बहुत भव्य रूप में इस गेट को सजाया गया है, जहां लिखा है दिल्ली में भाजपा सरकार। इसी तरह से अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर भी फूलों से पूरी तरह से इसे सजाया गया है, जिसमें फूलों से आकृति बनाई गई है। उसमें भी लिखा गया है दिल्ली में भाजपा की सरकार। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखी जा सकती है तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर यहां देखी जा सकती है। जगह जगह जो है भाजपा की झंडियां लगाई गई हैं। पूरा माहौल यहां प्रदेश कार्यालय के आसपास एक अलग माहौल दे रहा है, यानी कि जो आज नवनिर्वाचित 48 विधायक जब इस भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे तो एक अलग माहौल की उनको कहीं ना कहीं फीलिंग होगी पूरी तरह से। लेकिन शाम को करीब 6 बजे के बाद यहां पर तांता लगा होगा, तमाम जो 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंचेंगे और उनमें से फिर भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और शाम को करीब 7 बजे के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है कि ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, कल रामलीला मैदान में कौन शपथ लेगा। जी बिल्कुल, इस पर एक जो सस्पेंस है वो लगातार हम देख रहे हैं कि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो आखिर कौन वहाँ शपथ लेता हुआ नजर आएगा। धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं से रामलीला ग्राउंड से, जहाँ पे तमाम तैयारियाँ जो हैं लगातार चल रही हैं। धीरज, किस तरह की तैयारी है और क्या वहाँ भी अभी जो सस्पेंस का माहौल है वो बना हुआ है? बिल्कुल, तैयारी जोर शोर से चल रही है और देख रहे हैं हमारे पीछे ये ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड है। और ये जो ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड है, ये ग्राउंड कई जो राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। रामलीला ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से नेताओं का एक तरीके से कद देखा जाता है कि कौन सा नेता कितनी जो भीड़ है वो जमा कर सकता है। लेकिन इस जो रामलीला ग्राउंड का एक और महत्व बन गया था, जबकि अभी से 10-12 साल पहले यहाँ पे अन्ना का आंदोलन हुआ था और इसी ग्राउंड में हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं स्टेज, इसी स्टेज से दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने अपना एक राजनीतिक कदम रखा था। यहाँ से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और इसलिए ये रामलीला ग्राउंड भी चुना गया है, क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि रामलीला ग्राउंड की बजाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन दिल्ली बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह को रामलीला ग्राउंड की तरफ ले गया, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि आज से 12 साल पहले जो भ्रष्टाचार मिटाने की शंखनाद को लेकर अरविंद केजरीवाल इसी रामलीला ग्राउंड से उन्होंने शपथ लिया था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में उन्होंने ईमानदारी की बात करके उन्होंने सरकार बनाई थी और जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, तो बीजेपी रामलीला ग्राउंड से एक तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को प्रारंभ करा के एक नए संदेश दिल्ली की जनता, देश की जनता को देना चाह रही है। जो आपने तैयारी की बात की, तो तैयारियों में यहाँ 3 स्टेज बनाए गए हैं और जो सबसे प्रमुख स्टेज है जो कि हमारे पीछे है, उस स्टेज पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, गृह मंत्री बैठेंगे, एलजी बैठेंगे और इसके अलावा वो जो विधायक जिनको कि मुख्यमंत्री पद या कैबिनेट पद की शपथ दिलाई जाएगी, वो उस जो मुख्य जो मंच है उस मुख्य मंच पर वो होंगे। एक दूसरा जो मंच होगा, दूसरा मंच वो धर्मगुरुओं के लिए होगा, केवल उस मंच पर धर्मगुरु होंगे। और एक दूसरी साइड का जो मंच होगा, उस मंच पे जो दिल्ली के जो विधायक होंगे, बिल्कुल धीरज, 3 मंच जो है वो बनकर तैयार है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन अभी तक सस्पेंस यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले खासतौर से शैलेंद्र अगर बात की जाए, क्योंकि संसदीय बोर्ड की जो बैठक में जो 2 पर्यवेक्षक हैं उनके नाम की भी घोषणा होगी, क्या उन पर भी किस तरह की अटकलें अभी तक लगाई जा रही हैं उनके नाम को लेकर? देखिए, आमतौर पर जो पर्यवेक्षकों की जब नियुक्त होती है उसमें एक केंद्रीय मंत्री होता है, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, और दूसरा बीजेपी का महासचिव कोई उसको पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया जाता है। हमने ये परंपरा देखी है बीजेपी में। बीजेपी के 2 राष्ट्रीय महासचिव शपथ ग्रहण की देखरेख के लिए उनका जिम्मा है, तरुण चुग और विनोद तावड़े।
शपथ ग्रहण समारोह में किसको न्योता दिया जाना है, क्या व्यवस्था होनी है, पार्टी में किन किन लोगों संगठनों ने आग्रह किया, झुग्गी विस्तार को बुलाया जाना है, पूरी रूपरेखा उनकी अगुवाई में तय हो रही है। अब बात है विधायक दल की नेता में उस वक्त जो 2 पर्यवेक्षक होंगे उसमें एक पार्टी संगठन का व्यक्ति होगा, राष्ट्रीय महासचिव या बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता, और दूसरा सरकार में शामिल पार्टी का नेता। अक्सर हमने देखते हैं कभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता हैं, उनको पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाता है, कुछ राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं। इस तरह से देखना होगा कि कौन पर्यवेक्षक होगा, क्योंकि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को पर्यवेक्षक नियुक्त करने की बीजेपी की एक परंपरा रही है। तो निश्चित तौर पर जो टॉप नाम है, ये जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, उनमें से किसी एक को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। बिल्कुल, और उसके बाद ही जो सीएम का नाम है, मिल रही है उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी विचार हुआ है जी। अब वो अंतिम तौर पर उप मुख्यमंत्री होगा इस सरकार में, नहीं होगा, इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन इस पर चर्चा हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं इस पर चर्चा हुई कि उप मुख्यमंत्री पद भी दिल्ली को दिया जाए बीजेपी की नई सरकार में। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए गिरीश, ना सिर्फ खासतौर से उप मुख्यमंत्री पद की भी बात यहाँ पर की जा रही है। क्या माना जाए, एक तरफ परंपरा भी लगातार जो संसदीय बोर्ड की रही है उसको देखा जाए, और जिस तरीके से जो अगर पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम निकल कर आता है। तो क्या यहाँ भी कुछ इस तरह का ही नाम जो है देखने को मिलेगा, फिर चाहे मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं या उप मुख्यमंत्री पद की? बिल्कुल मुकुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि हमेशा भाजपा के अंदर आपने देखा होगा हमेशा जो नाम है चौंकाने वाला निकलता है। कल्पना किसी की जाती है, कयास किसी और के लगाए जाते हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व की तरफ से जब नाम सामने आता है तो वो बहुत चौंकाने वाला होता है। और आज भी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि जिनके कयास लगाए जा रहे हैं नामों की, उनसे उलट किसी अन्य व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन ये स्थिति क्लियर है कि दिल्ली के अंदर कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कि 70 विधायक हैं, और 70 विधायकों में से केवल 10% यानी कि 7 को ही मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है, और उसमें से 1 मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री शामिल रहेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को विधायक दल की बैठक के अंदर जो है वो आज भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और कल जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे उसकी आज स्थिति क्लियर हो जाएगी। करीब 7 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है मुकुल। जी बिल्कुल, और खासतौर से इसी शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात की जाए धीरज, क्योंकि ना सिर्फ जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर उनके मुख्यमंत्री की बात की जाए, बीजेपी के दिग्गज नेता और कौन से ऐसे नाम हैं जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ते हुए नजर आने, अगर दिग्गजों की बात की जाए? देखिए, अगर दिग्गजों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कई ऐसे नाम हैं जो कि इसमें शामिल हो सकते हैं, और इस जो कह सकते हैं कि उसमें जो केंद्र शासित जो एनडीए शासित जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है, उनके शामिल होने की जो एक तरीके से संभावना है। इसके अलावा दिल्ली के जो केंद्रीय मंत्री हैं, सभी केंद्रीय मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे, और जो मुंबई के जो सीनियर अभिनेता होंगे, मुंबई के सीनियर अभिनेता को भी यहाँ पे बुलाया गया है, और उद्योग जगत से भी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सीनियर अभिनेता को स्टेज के नीचे जो फ्रंट रो है, फ्रंट रो में उनको सीट दी गई है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम उद्यमियों की भी बात करें तो उद्यमियों को भी जो तीनों स्टेज में से किसी स्टेज पर उनको जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके लिए जो फ्रंट रो का जो आगे का जो भाग रहेगा उस भाग में उनके जो बैठने की व्यवस्था होगी, क्योंकि कुल मिलाकर 30,000 से अधिक कुर्सियां यहाँ लगाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पहली बार जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें उस सीटिंग अरेंजमेंट में 25% जो महिलाओं की जो भागीदारी है, 25% महिलाओं को उसमें स्थान दिया जाएगा। झुग्गी विस्तारकों को बुलाया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री का जो स्वागत होगा वो झुग्गी के जो प्रधान होंगे, झुग्गी के जो विस्तारक होंगे, उनके द्वारा सबसे पहले प्रधानमंत्री का स्वागत कराया जाएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसके अलावा जबकि सिटिंग अरेंजमेंट होगा तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विधायक होंगे वो विधायक जिनका कि नाम मंत्री में होगा या जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो एलजी के साथ एक स्टेज पर मौजूद रहेंगे, और जिसमें कि
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे। गृह मंत्री का भी होना जरूरी होता है क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सर्वे सर्वा होता है वो गृह मंत्री होता है और उस गृह मंत्री के अधीन ही हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो उपराज्यपाल जो है वो काम करता है। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराज्यपाल के साथ कैबिनेट के जो 7 सदस्य जिनके की नामों की अभी चर्चा होनी है कि कौन कौन से कैबिनेट के लोग आएंगे और शाम जबकि 6:30 बजे 7 बजे के आसपास हमें पता चल पाएगा, जबकि विधायक दल की बैठक दिल्ली में खत्म होगी तब पता चलेगा कि किनके नामों पर दिल्ली के राज तिलक के लिए मुहर लगी है। जी बिल्कुल, देखना यही होगा आखिर वो कौन से नाम हैं जिन पर मोहर लगती हुई हमें नजर आएगी और ये जो राज तिलक है ये दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में कल देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश और धीरज, साथी शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण अपडेट आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए किस तरीके से जो हलचल है वो तेज होती नजर आ रही है। सस्पेंस अभी भी बरकरार है लेकिन माना यही जा रहा है करीब 6 से 7 घंटे बाद जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा, यानी जो सीएम का नाम है वो सामने आएगा। फिलहाल बुलेटिन में हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आई खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। जी हाँ, महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पूरे राज्य में पूरे उत्साह के साथ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थान शिवनेरी किले में भी एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस मौके पर नागपुर में लोगों ने सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भाग लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज मुंबई के शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि भारत को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए सभी नागरिकों के बीच एकता की आवश्यकता है और यही छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और सांसद अनिल देसाई सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। My appeal to all my fellow country brothers and sisters that we must be united all the time to make India, yes, the glorious country in the world. We must get back all our glory. That is the real homage we can pay to Chhatrapati Shivaji Maharaj. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज की नींव रखी, पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्य को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वे हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी इस दौरान साझा किया। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज
ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हिंदवी स्वराज्य का उद्घोष करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन नीति, कर्तव्य और धर्मपरायणता का संगम था। कट्टरपंथी आक्रांताओं के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष कर सनातन स्वाभिमान के धर्म ध्वज रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर सदैव स्मरणीय रहेंगे। शिव जयंती के अवसर पर अद्वितीय साहस के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कोटिश नमन। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनका अद्वितीय साहस, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों के कल्याण के प्रति अटूट समर्पण हमें प्रेरित करता रहेगा। निस्वार्थ सेवा, निष्ठा और दृढ़ता की शिवाजी महाराज की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर अलग अलग जो संदेश हैं वो हमने आपके साथ साझा किए, और साथ ही साथ मुंबई में किस तरीके का माहौल है ये जानने के लिए ये सीधा रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता का श्यामा मिश्रा का। मुंबई से ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके का माहौल मुंबई में नज़र आ रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती पर? जी देखिए मुकुल, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आज का दिन कोई पर्व से कम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो दैवत हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी आज जयंती है। और जगह जगहों पर, ज़िलों में अगर आप देखें तो लगातार कल रात से ही, कल शाम से ही सारी तैयारियां हो रही हैं और विविध तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज अगर हम बात करें जुन्नर में, पुणे की बात कर ले, तो जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जहां जन्म हुआ था वहां पर बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ और वहां पर मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सभी वहां पर शामिल थे। साथ ही जो एक सिंबॉलिक होता है झूले में बच्चे को झुलाना, वो सारा कार्यक्रम हुआ वहां पर। और उसके अलावा सभा हुई जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने एक तरीके से आश्वासन दिलाया कि जो जितने भी किले हैं शिवाजी महाराज के, उन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 11 किलों का प्रस्ताव यूनेस्को को गया हुआ है कि इन्हें एक हेरिटेज साइट का एक तरीके से सिग्निफिकेंस दें, उन्हें रिकग्निशन दें। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से उनके वैल्यूज़ को, उनके धरोहर को संभाला जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो जगह जगहों पर आप देखेंगे कि रैलीज निकल रही हैं, बाइक रैलीज निकल रही हैं। काफ़ी सारे ऑफिसेस में, अगर हम आपको यहाँ का तस्वीर दिखाएं तो हम यहाँ महाराष्ट्र के मुंबई के ऑफिस में भी, दूरदर्शन में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को मनाया जा रहा है। और काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे शिवाजी का जो स्टैचू है उन्हें पुष्पहार अर्पण करके यहाँ पे कई सारी बातें हुई हैं, किस तरीके से शिवाजी महाराज के उसूल थे, उनके जो
सिखाए हुए गुण थे, उनके जो सिखाई हुई टैक्टिक्स थी, वो सभी चीज़ें आज भी भारत याद करता है। और महाराष्ट्र की बात कर लें या मुंबई स्पेसिफिक की बात कर लें, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेस्टर्न नेवल कमांड है, हम हमेशा मानते हैं कि शिवाजी महाराज ने जो नेवी का एक जो पहली नेवी उन्होंने स्टार्ट की थी, वो हमेशा कोई भी नेवी के जो इवेंट में हम जाते हैं वहाँ पर ज़रूर माना जाता है। तो जो गुरिल्ला वॉरफेयर है या टैक्टिक्स कह लीजिए, स्ट्रैटेजिस्ट काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट थे और उनकी स्ट्रैटेजीज आज भी देखी जा रही है। भारत को, पूरे विश्व को काफ़ी कुछ आज भी सीखने के लिए उनसे मिलता है और सीखने की ज़रूरत भी है। स्ट्रैटेजी की बात कर लीजिए, ये सब चीज़ों की बात कर ही रहे हैं हम, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना, किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मराठी भाषा को या अपने भी भाषा को आप प्रिजर्व करके रखते हैं। अपने जो वो उनके कोर्ट थे, उनके कोर्ट में वो मराठी का, संस्कृत का ज़्यादा उपचार करवाते थे, ना कि अन्य भाषाओं का। तो जिस तरीके से धरोहर को संभालना और उसे आगे ले जाना महाराज ने सिखाया है, वो आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और भारत को और पूरे विश्व को उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जी, काफ़ी सारी बातें उनसे सीखने की, और ख़ासतौर से जो शामा मुंबई का रहे हैं, अगर देखा जाए तो कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके साहस की बात की जाए, दृढ़ता की बात की जाए, और मेरे ख्याल से शायद हर आयु वर्ग में एक जो लोकप्रियता उनकी है, जितना उनको माना जाता है, वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की बात करें तो, मुंबई की बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको एक तो WNC वेस्टर्न नेवल कमांड की बात बताई, उससे ज़्यादा वो लोग कनेक्ट करते हैं। युवाओं की अगर हम बात करें तो महाराज ने जो जो सीख सिखाई थी, जब वो बड़े हो रहे थे, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य संभालने का कार्य अपने हाथों में ले लिया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो होती है एक अर्ली एज से सीखने का, वो उस चीज़ों को समझना और उस चीज़ों को लेके एक्सेल करना, ये आज का युवा बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ में कनेक्ट कर पा रहा है। इसके अलावा अपने बड़ों का सम्मान करना, वो भी एक बात है जो आज की पीढ़ी को, आज को जनरेशन को एक कनेक्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ हैं या मूल्य है वो खोता हुआ नज़र आ रहा है और ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। युवाओं की बात हम कर ही रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप मुंबई के कोई भी एरिया में चले जाएं, या मुंबई छोड़िए, आप पूरे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको जगह जगहों पर शिवाजी महाराज का जो एक सम्मान करने का एक चौराहा की बात कर लीजिए या कहीं भी बात कर लीजिए, वहाँ पर उनकी प्रतिमा के ऊपर में पुष्पहार अर्पण करना, बाइक रैलीज निकालना, भाषण करना, लोगों को उस चीज में उजागर करना, ये सारी चीजें आपको आज जो दृश्य है वो देखने के लिए मिलेगी। हर जगह एक छवि जो है उनकी महाराज से कनेक्टेड जो धरोहर है जी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से लाइट्स में उन्हें सजाया गया है। जी बिल्कुल, वही हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी छवि आज हर जगह नज़र आ रही है और एक उत्सव के रूप में उनकी जो जयंती है उसको मनाया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 1988 बैच के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने आज देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला। इससे पहले उन्हें सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होगी और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। पदभार संभालने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता ज़रूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। और आइए एक नज़र डालते हैं ज्ञानेश कुमार के करियर पर। खासतौर से ज्ञानेश कुमार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के बाद 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए।
अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद फैसलों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका ज्ञानेश कुमार की रही है और साथ ही मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त बने। 26 जनवरी 2029 तक ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल रहेगा, जबकि इस साल बिहार चुनाव की जिम्मेदारी पर होगी और अगले वर्ष केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनावों की देखरेख भी। 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों की देखरेख भी उनको देखनी होगी और लगातार ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान रहेंगी और किस तरीके से उनका जो करियर है वो रहा, आपने जाना कैसे जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए और अलग अलग भूमिका में नजर आए। और वहीं 1989 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी ने निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव का प्रभार छोड़ दिया है। वे 2031 तक निर्वाचन आयोग में कार्य का निर्वहन करेंगे। विवेक जोशी भारतीय चुनाव आयोग में नियुक्त होने वाले हरियाणा कैडर के तीसरे अधिकारी हैं। पहले 1971 बैच के अधिकारी SY कुरैशी थे, जो बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उसके बाद 1980 बैच के अधिकारी अशोक लवासा थे, जिन्होंने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यालय परिसर केशव कुंज का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया जाएगा। कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन आज शाम 4 बजे के करीब होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर संघ के प्रचारक और बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। केशव कुंज के उद्घाटन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में संघ से जुड़े करीब 4000 लोग उपस्थित रहेंगे। RSS कार्यालय में आज सुबह से शाम तक पूजा और उद्घाटन का कार्यक्रम है। करीब 4 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैले केशव कुंज में 12 मंजिल, 3 टावर, करीब 300 कमरे और कार्यालय बनाए गए हैं। नए परिसर में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राचीन वास्तुशिल्प के साथ मिलाकर बनाया गया है। इस ऑफिस में टावर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल और एक हनुमान मंदिर शामिल है। केशव कुंज के पुनर्निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये खर्च संघ की विचारधारा को मानने वाले 75,000 से अधिक लोगों ने चंदा और योगदान से जुटाया है। इसके निर्माण में 8 साल से अधिक का समय लगा है। साइज के मामले में यह दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय से भी बड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होगी, जिसमें कांग्रेस के भविष्य के रोड मैप और संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। सभी कांग्रेस महासचिवों और राज्य प्रभारियों को बैठक में शामिल होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पार्टी में संभावित बदलाव, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और संगठन की मजबूती पर विचार किया जाएगा। पार्टी युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को जोड़ने के लिए नए अभियान शुरू कर सकती है। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने पर चर्चा कर सकती है। इस बैठक को कांग्रेस के आगामी रणनीतिक दिशा निर्देश तय करने के लिए अहम माना जा रहा है। पार्टी अपने प्रदर्शन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बना रही है। हाल ही में कई राज्यों में कांग्रेस को मिली चुनौतियों के मद्देनजर पार्टी नए सिरे से अपनी रणनीति पर काम कर सकती है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के अग्रणी नौकरी भर्ती प्लेटफॉर्म से एक अपना के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी नेशनल करियर सर्विसेज यानी एनसीएल पोर्टल पर सालाना 10 लाख से अधिक नौकरी के अवसर लाएगी, जिससे घरेलू रोजगार के रास्ते मजबूत होंगे। इस करार के तहत मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों में नौकरी की पहुंच बढ़ेगी। यह सहयोग महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी भर्ती को बढ़ावा देगा। इस पहल का उद्देश्य एक गतिशील और विविध रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह सहयोग भारत में प्रतिभा और रोजगार के बीच अंतर को कम करने, आर्थिक विकास और कार्यबल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मददगार साबित होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करने वाली कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब एनएफओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल 30 दिनों के भीतर करना होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव करते हुए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को निर्देश दिया है कि वो नए फंड ऑफर से जुटाए गए पैसे को तय सीमा के अंदर निवेश करें। साथ ही रेगुलेटर ने निवेशकों को ज़्यादा पारदर्शिता देने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स के स्ट्रेस टेस्टिंग की जानकारी देने का भी आदेश दिया है। इससे निवेशकों को जोखिम का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसका मकसद म्यूचुअल फंड्स के लिए कामकाज को बेहतर करना और निवेशकों के बीच ज़्यादा जवाबदेही और भरोसा सुनिश्चित करना है। इस आदेश के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फंड हाउस बिना योजना बनाए एनएफओ के जरिए निवेशकों से फंड इकट्ठा ना करें। जितनी जल्दी हो सके उसे निवेश करें ताकि निवेशकों को जल्दी से जल्द रिटर्न मिल सके। देश में वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इस सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज बेवरेजेस ऑफ पेप्सिको के सीईओ और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान निवेश विस्तार, निर्यात के अवसर, सस्टेनेबल सोर्सिंग और भारतीय किसानों को सपोर्ट बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने बताया कि बैठक में भारत में कंपनी के अपकमिंग प्लांट्स और साथ ही आलू की खेती, ऑयल सीड एक्सट्रैक्शन और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट के प्रयासों पर भी बात हुई। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन के डायरेक्टर से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत में कंपनी के ऑपरेशन और कंपनी कैसे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, इस पर चर्चा हुई। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टेस्ला की भारत में प्रवेश को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली में शोरूम खोलने के लिए जगह तलाश ली है। इसी के साथ कंपनी ने भारत में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कंपनी की वेबसाइट पर जारी की गई नौकरियों की अगर बात की जाए तो ये न सिर्फ वाहन सेवा क्षेत्र बल्कि इसके साथ साथ बिक्री और ग्राहक सहायता क्षेत्र में निकाली गई हैं, जबकि परिचालन और कारोबारी सहायता क्षेत्र में भी ये नौकरियां निकाली गई हैं। ये सारी नौकरियां मुंबई सबअर्बन क्षेत्र के लिए हैं। आपको बता दें कि टेस्ला की नियुक्ति की एक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आई है। ई कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब कदम रख दिया है और गुरुग्राम से एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के तहत अब 10 मिनट में एम्बुलेंस घर के दरवाजे पर खड़ी होगी। इससे शहर में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जल्द मिलेगी। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, एईडी, स्ट्रेचर, मॉनिटर, सक्शन मशीन और ज़रूरी दवाएं और इंजेक्शन शामिल हैं। यह सेवा किफ़ायती दामों पर उपलब्ध होगी। अगले 2 साल में कंपनी सभी प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए यानी सभी सिटीज़ में इसका दायरा बढ़ाएगी। कंपनी की इस पहल को न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल से प्रशंसा मिली है। G20 के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 और 21 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग का दौरा करेंगे। वे दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला के आमंत्रण पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की इस अहम बैठक में भारत की भागीदारी न सिर्फ G20 देशों के साथ उसके रिश्तों को और मजबूत करेगी बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी मजबूती देगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर जयशंकर इस अवसर पर कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। भारत G20 के सक्रिय देशों में शामिल रहा है और उसके एजेंडे और कार्यक्रमों को दिशा देने में अहम भूमिका निभाता रहा है। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया है।
सुरक्षा परिषद में बहुपक्षवाद का अभ्यास, सुधार और वैश्विक शासन में सुधार पर हुई खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा कि तत्कालीन वैश्विक मुद्दों के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार कोई विकल्प नहीं, बल्कि ये एक अनिवार्यता है। This is a clear testimony to the need for reviewing and redesigning the 80-year-old architecture of this August Forum in order to make it fit for purpose. At a time when the world is increasingly expressing concerns about the ability of the United Nations to deliver effectively on pressing global issues, reforms are not a choice anymore, but an imperative. Consistent, categorical, and a major voice with regard to underscoring the need for reforms. I would like to quote Prime Minister Modi, who mentioned in his remarks at the Summit for the Future in September 2024, that reforms is the key to relevance. Original structures and frameworks of the UN represent a different period in history. Our world has transformed and the UN needs to change with the times. It has to be reflective of the current global order rather than 1945. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच एक टीम बनाने पर सहमति के बाद ज़ेलेंस्की का ये बयान आया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कल अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। ज़ेलेंस्की ने तुर्की की यात्रा के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यूक्रेन चाहता है कि उसकी सलाह के बिना कोई भी फैसला ना लिया जाए। उन्होंने बताया कि वे सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ये यात्रा 10 मार्च तक स्थगित कर दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आलोचना करते हुए उन्हें एक खराब वार्ताकार और बेहद अक्षम बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने को लेकर अमेरिकी प्रशासन की रूस के साथ बातचीत पर बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने ये टिप्पणी की है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों को सऊदी अरब और अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत से बाहर रखने को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी। ट्रंप ने दावा किया है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने सुझाव दिया कि यूक्रेन को पहले ही युद्ध समाप्त कर देना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में रूस के साथ हुई वार्ता पर संतोष जताया। ट्रंप ने कहा कि वार्ता के बाद वे अधिक आश्वस्त हैं और संभवतः इस महीने के अंत से पहले वे पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने को लेकर रूस के साथ और वार्ता करने पर सहमति बनी है। 4.5 घंटे चली बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बैठक में तय किया गया है कि कोई भी समझौता ऐसा होना चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो और इसमें यूक्रेन और यूरोप के हमारे साझेदार के अलावा रूस भी शामिल है। वहीं रूस ने अपनी मांग पर जोर देते हुए कहा कि वो यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही रूस ने यूक्रेन में नाटो सेना की मौजूदगी पर भी आपत्ति जताई। इस वार्ता में यूक्रेन शामिल नहीं हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की गैर मौजूदगी में लिया हुआ कोई भी फैसला यूक्रेन नहीं मानेगा। ज़ेलेंस्की बुधवार को होने वाली सऊदी अरब की यात्रा को अगले महीने तक के लिए स्थगित उन्होंने कर दिया है। सूत्रों ने कहा है कि ये फैसला अमेरिका रूस वार्ता को वैधता देने से बचने के लिए लिया गया है। यूक्रेन का कहना है कि युद्ध को समाप्त करने को लेकर यूक्रेन के पीठ पीछे बात नहीं होनी चाहिए। और आइए बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ को आज 38 दिन हो गए हैं और हर दिन पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55.56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कल शाम तक करीब 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया। भारतीय रेलवे सुनिश्चित कर रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें। महाकुंभ के लिए साथ ही विशेष ट्रेनों से लेकर उन्नत भीड़ नियंत्रण उपायों तक भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता दी जा रही है। किस तरीके की जो विशेष सुविधाएं हैं और आपको बता दें 200 रेक्स को ट्रेनों के दोनों तरफ इंजन के साथ तैनात किया गया है। ये तमाम वो सुविधा
जो कि अब रेलवे लगातार दे रहा है। 26 फरवरी 2025 तक कुल 13,000 ट्रेनों का संचालन निर्धारित है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए ट्रेन परिवर्तित मार्ग भी हैं, जिससे किसी भी तरह की जो समस्या है वो यात्रियों को ना हो। तो कहीं ना कहीं यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता दी जा रही है और खासतौर से 9 रेलवे स्टेशनों पर नए प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। 48 नए प्लेटफॉर्म और 21 फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे जो यात्री हैं उनको विशेष सुविधा मिल सके। प्रयागराज मेला क्षेत्र में आपको बता दें 1186 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। साथ ही 23 स्थायी होल्डिंग एरिया यात्रियों के इंतजार के लिए बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रमुख स्टेशनों में 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट की सुविधा है, यानी अलग अलग भाषाओं में जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से यात्री पहुंच रहे हैं। 554 टिकटिंग काउंटर, जिनमें 151 मोबाइल यूटीएस टिकटिंग पॉइंट्स भी शामिल हैं। किस तरीके से सुगम बनाया जा सकता है, यात्रियों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 3700 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे परियोजनाओं का जो विस्तार है वो किया गया है। साथ ही बनारस प्रयागराज रेल डबलिंग, जिसमें नया गंगा ब्रिज भी शामिल है और हाल के दिनों में काफ़ी कारगर ये रहा है। वहीं फाफा मऊ जहांगाई रेल डबलिंग से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी जो उनका परिचालन है, जो आवागमन है, उसमें कहीं ना कहीं गति आई है। साथ ही किस नए रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज भी बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें मजबूत सुरक्षा और बेहतरीन भीड़ प्रबंधन के लिए कई स्तरों पर कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो, स्टेशन स्तर, डिवीज़न स्तर पर, जोनल स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर पर ये सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तैनाती, करीब 13,000 रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी जो हैं उनको तैनात किया गया है। आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ अगर जीआरपी की भी हम बात करें, यानी राजकीय रेलवे पुलिस एवं अर्धसैनिक जो बल हैं, उसके करीब 10,000 जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, जिससे भीड़ प्रबंधन किया जा सके। 3,000 से अधिक रनिंग स्टाफ ट्रेनों के संचालन में सहयोग के लिए लिए गए हैं। तो अलग अलग स्तर पर जो कंट्रोल सेंटर हैं वो स्थापित किए गए हैं, जिससे क्राउड मैनेजमेंट जो है वो सफलतापूर्वक हो सके। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव का आगाज हो गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों तक भोलेनाथ के 9 नए रूप देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में आज यानी नवरात्रि के तीसरे दिन भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई। और आइए अब खबरें जान लेते हैं खेल जगत से भी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत आज से हो रही है। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा, जबकि भारतीय टीम 23 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इंतजार खत्म। हाइब्रिड मॉडल में खेले जाएंगे मुकाबले। भारत दुबई में खेलेगा अपने सभी मैच। भारतीय टीम 20 फरवरी को करेगी अपने अभियान का आगाज। भारत पाकिस्तान 23 फरवरी को होंगे आमने सामने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इंतजार आखिरकार समाप्त हो चुका है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें भी ट्रॉफी की दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं। 8 साल बाद आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा। मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे, जिसमें दुनिया की शीर्ष 8 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का आगाज बुधवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा,
जबकि भारतीय टीम 23 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। 2 मार्च को अपने तीसरे मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके बाद 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल और 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खिताबी दौर में पहुंचने वाली 2 टीमें 9 मार्च को आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं, जबकि ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली टीमों के बीच 9 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत अगर टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सफल रहा तो फाइनल मैच दुबई में आयोजित होगा। भारत के फाइनल में नहीं पहुंचने की स्थिति में खिताबी मैच लाहौर में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। बाकी की टीमें अपने सभी मैच पाकिस्तान में खेलेंगी। बहरहाल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें ट्रॉफी की दावेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन किस पर भारी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।